अगर आप 11 क्लास से हैं और आपका सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज फर्स्ट चैप्टर को इतनी क्लीन तरह से समझा देंगे कि क्वेश्चन आंसर के साथ में पूरा चैप्टर भी आपका कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते एक एक क्वेश्चन को 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर ऐसे बांट के और इसको बात करते हैं। सबसे पहला अगर छोटा क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट होता है संख्यांकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो संख्यांकी यानी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो हम लोग लिखते हैं ना, ये हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया, एक डाटा हो गया। ठीक है, और ये संख्या हमारा किस काम का आता है, आखिर ये संख्या क्यों है, क्यों इसे बनाया गया, लोग इसे क्यों रटते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले संख्यांकी किसे कहते हैं, तो संख्यांकी का संबंध आंकड़ों को एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण। अब यहाँ पर समझेंगे, एकत्रीकरण का मतलब जमा करना या उसको इकट्ठा करना ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ बहुत सारा ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है या बहुत सारा पेपर ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे मान लीजिए ये पेपर है ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो कोई पूछेगा ना कि कितना पेपर पड़ा हुआ है, तो कितना पेपर पड़ा हुआ है इसके लिए हमें क्या गिनती की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिन लेंगे, तो ये क्या हो गया, एकत्रीकरण। इसको हम समेट लिए, जमा कर लिए और एक साथ बोल दिए कि इतना पेपर हमारे पास है। ये चीज़ समझ में आ गया। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का मतलब हो गया इसका एक पहचान देना, इसको ऐसा पहचान देना जिससे हम भी समझ सके और देखने वाले या सुनने वाले भी समझ सके, इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, ताकि वो देख के या सुन के भी समझ सके। ठीक है, जैसे अगर ये पेपर 1 है तो इसको पेपर 1 बोल दे, या पेपर का, या पेपर आ, ऐसे करके नाम दे दे, इसका प्रस्तुतिकरण हो गया। इसके बारे में विस्तार से जानने का ये हो गया। विश्लेषण, उसके बारे में विस्तार से जानना, विश्लेषण। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया संख्यांकी किसे कहते हैं। तो संख्यांकी का संबंध किससे है, आंकड़ों से है, यानी बहुत सारे डाटाओं से है। उसे क्या करते हैं, एकत्रीकरण, प्रस्तुतिकरण या फिर विश्लेषण, इसे हम संख्यांकी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो बोलता है आवश्यक आवश्यकताओं के उदाहरण दीजिए। आवश्यक आवश्यकताओं, ये देखिए क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन में होने वाली बोलचाल की भाषा है, जिससे हम आसानी से बिना टेंशन का इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये अपने में केवल थोड़ा सा दिमाग में जोर देना कि आखिर ये हो क्या सकता है। आवश्यकताओं का उदाहरण दीजिए, तो हमें क्या क्या आवश्यकता होती है, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिए। भोजन की आवश्यकता होती है, आवास यानी रहने की आवश्यकता होती है, तन ढकने के लिए वस्त्र की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, पेयजल की ज़रूरत होती है। तो ये सब सारे चीज़ क्या है, हमारे लिए आवश्यकताएं वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए, अभी देख के ही तुरंत याद हो जानी चाहिए। अगर हम अगला क्वेश्चन का बात करें तो बोलता है नियोक्ता के 2 उदाहरण दीजिए। नियोक्ता का मतलब हो गया कि हमें कुछ हुआ, ठीक है, हमें कुछ हुआ और हमारे बारे में राय लेना, कुछ समझाना या मार्ग बताना, उसे नियोक्ता कहते हैं। वो हमें नियुक्त करेगा कि आप ये चीज़ को करो, ये ना करो। ठीक है, तो ऐसे में एक डॉक्टर, जैसे अगर हमें तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर मुझे सलाह देती है, ये खाओ, ये पियो, ऐसे रहो, है ना, इस प्रकार से बताती, तो ये नियोक्ता कहलाया। वकील, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम कोई केस वगैरह में या कोई बड़ी उलझन में फंस जाते तो वकील भी मुझे बतलाती है, जगह बताती है या फिर उसके कुछ रास्ते बताते हैं, तो ये नियोक्ता हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्यांकी के 2 महत्व बताइए। 2 महत्व क्या है, इसका मतलब महत्व तो बहुत सारी चीज़ें बहुत है, पर ये 2 ही पूछा कि इसका क्या महत्व हो सकता है, हमारी ज़िंदगी में इसका क्या अनमोल तथ्य हो सकता है। तो पहले तो कोई भी चीज़ को सरल बनाना, आसानी से प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि सरल तरीके से कोई भी तथ्यों को, कोई भी वर्ड, जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, तो इसको हम आसानी से, जिस भी माध्यम से आसानी से सरल कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं एक दूसरे के समझ, तो उसे हम संख्यांकी कहते हैं। संख्यांकी से हम क्या आर्थिक समस्याओं को समझने में भी सहायक होती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं है, लेकिन हम किसी से कर्ज ले लिए 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया जो है सो किसी से हम कर्ज ले लिए। अब 1 लाख मुझे उसे वापस करनी, तो किसकी मदद से,
हम पहले कोई काम करेंगे, और काम करेंगे तो मुझे एक बार में 1 लाख रुपया नहीं मिलने वाली, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, 100 रुपया तो 50 रुपया, ऐसे करके जमा करेंगे। ठीक है, तो ये जमा करेंगे तब कहीं ना कहीं जा करके 1 लाख रुपया होगा। तो ये कहाँ से संख्या 1 2 3 4 5 संख्या हमें काम आई, ताकि हम काउंट किए और तभी उसको हम जमा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आर्थिक समस्याओं को समझने में भी सहायता करती है कौन, हमें संख्या की। ये भी आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है आधुनिक अर्थशास्त्र के किसी एक प्रवर्तक का नाम बताइए। तो एल्फ्रेड मार्शल, ये आपको याद रखना है कि आधुनिक, अभी नए तरीके से जो अर्थशास्त्र के प्रवर्तक है, जो अच्छी तरह से बतलाए, लोगों को समझाने का प्रयास किए और भी नए चीज़ों का खोज किए। ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अपने या अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु वस्त्र खरीदता है, यानी कोई भी चीज़ कपड़ा वगैरह खरीदता है, तो उसे क्या कहा जाता है। अगर हम कोई वस्त्र को खरीदे तो क्यों खरीदेंगे, उसका उपयोग करने के लिए। क्यों खरीदेंगे, उसका उपयोग करने के लिए। और जो कोई भी चीज़ को खरीद के उपयोग करता है, उसका यूज करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोक्ता, यानी उसका उपयोग करके उसको ख़त्म करना। कोई भी चीज़, जैसे अगर खाना हम पकाए तो फिर खाना हम लेंगे, तो खाना जब लेंगे थाली में परोसेंगे तो वो खाना को खा लेंगे, खाना ख़त्म हो गया तो हम क्या बन गए, उपभोक्ता। कपड़ा खरीदे, कपड़ा खरीदने के बाद उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, उसे क्या कहा जाएगा, उपभोक्ता कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई उपभोक्ता वस्तुओं को क्यों क्रय करता है। क्रय यानी खरीदता है, कि कोई उपभोक्ता, कोई यूज करने वाला सामान को, मान लेते हैं उपभोक्ता हम हैं, कोई भी चीज़ को उपयोग कर रहे हैं खरीद के, तो उपभोक्ता बन गए हम। तो हम कोई भी वस्तु को क्यों खरीदेंगे, कहने का मतलब ये है। तो सीधा जवाब इसका होगा, उपभोक्ता अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने हेतु वस्तुएं खरीदता है। यानी वस्तुएं हम क्यों खरीदते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए। मुझे कुछ जूता खरीदना है पहनने के लिए, अपना संतुष्टि हुआ कि नया जूता पहन के खरीदे, ख़राब हो गया था। कपड़ा पहने, नए नए कपड़े पहने, तो ये सब क्या है कि अपने और अपने परिवार की संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रय करते हैं, यानी खरीदते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, विक्रेता किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक्स समझना 11th क्लास में। आप ये नहीं मतलब सोचे कि बहुत टफ पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। बोला विक्रेता किसे कहते हैं। ठीक है, तो विक्रेता का मतलब बेचने वाला। विक्रेता का मतलब क्या हो जाएगा, बेचने वाला। तो बेचने वाला किसे कहते हैं, ऐसा। जब कोई व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए, यानी कि जब कोई व्यक्ति खुद के लाभ, प्रॉफिट के लिए वस्तुओं का विक्रय करता है अथवा बेचता है। ठीक है, यानी कि वो कोई भी वस्तु को अपने फायदे के लिए बेचता है तो उसे विक्रेता कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 10 रुपया में जो है सो एक पेन खरीदे, ठीक है, एक पेन खरीदे और उसे हम 20 रुपया में फिर बेच दिए, तो अपने फायदे के लिए हम बेचे, तो मुझे कुछ ना कुछ रुपया इसमें फ़ायदा हुआ, तो हम उस समय बेचने के टाइम पे हम क्या बन गए, विक्रेता बन गए। कोई दुकान वाला है तो क्या है, वो विक्रेता है। कोई सब्जी वाला है तो क्या है, विक्रेता है। तो इस प्रकार से विक्रेता बोलते हैं उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पादक किसे कहते हैं। बहुत सिंपल, उत्पादक यानी कोई भी चीज़ का उत्पादन करने वाला। जैसे किसान हो गया, फैक्ट्री में कच्चा माल को बनाया जाता है पक्के माल में, तो कुछ उत्पादन, कुछ बनाने वाले को या कुछ उगाने वाले को उत्पादन कहते हैं। ठीक है, उत्पादक कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है, किसी भी वस्तु को बनाता है, किसी भी वस्तु का पैदा करता है, ठीक है, जैसे फसल वगैरह को पैदा कराते हैं, ठीक है, तो फसल उगाते हैं, तो ये सब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति आय अथवा परिश्रमिक हेतु दूसरों के लिए कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो कर्मचारी, है ना, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, कर्मचारी। अपने लिए तो ऑनर, ठीक है ना, मालिक, ऐसे हो जाएगा। नियोक्ता कौन होता है, नियोक्ता कौन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास,
नियोक्ता कौन होता है? जब कोई व्यक्ति भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है उसे नियोक्ता कहते हैं। बोल रहा जब कोई व्यक्ति भुगतान कोई भी चीज़ लेकर के दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करता है उसे नियोक्ता कहते हैं। कहने का मतलब हो गया दुकानदार को भी हम नियोक्ता कह सकते हैं कि वो दुकानदार कहीं दूसरे से कोई भी चीज़ को इकट्ठा करके लाया और अपने दुकान में रखा। अपने दुकान में रखने के बाद वहाँ से कस्टमर खरीद के ले जा रहा है, यानी जो चीज़ मुझे मार्केट जाके लेना था वो चीज़ मुझे गांव के घर के बगल के दुकान में मिल जा रहा है। तो भुगतान लेकर के आया और हमें क्या करा, सेवा दे रहा है, तो इसे हम नियोक्ता कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं जो व्यक्ति द्वारा धन प्राप्त करने के लिए की जाती है, यानी वैसी सारी काम जिससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो, चाहे पैसा प्राप्त हो या उसके बदले में कोई भी वस्तु प्राप्त हो, यानी कुछ ना कुछ मुझे प्राप्त हो और उसके लिए हम काम करें तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक का मतलब धन, रुपया, पैसा ऐसा बोल सकते हैं। तो रुपया पैसा का वाला काम किसे कहते हैं? तो वैसे काम जिससे हमें रुपया पैसा या कोई वस्तु हमें प्रदान होती है या मिलती है या प्राप्त होती है, तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की मूलभूत आर्थिक समस्या क्या है? तो आवश्यकताएं असीमित जबकि उन्हें पूरा करने हेतु संसाधन सीमित है। यही अर्थशास्त्र की मूलभूत आर्थिक समस्या है। कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र की मूलभूत आर्थिक समस्या क्या है? अभी क्या हम बड़े बड़े सपने देख लिए, मुझे जहाज़ लेनी है, ठीक है, लेकिन क्या उसे जहाज़ लेने के लिए हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए, करोड़ों करोड़ों रुपये होने चाहिए ना, अरबों करोड़ों होने चाहिए। तो हमारी आवश्यकताएं क्या असीमित है, हम सोच बहुत कुछ रहे हैं लेकिन हमारी जो ज़रूरत की पूरी चीज़ हो रही है वो केवल सीमित है, यानी कुछ ही ज़रूरत पूरा हो पा रहा है। तो यही हमारा मूलभूत आर्थिक समस्या कहलाती है। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर आप लोगों को छोटी क्वेश्चनों का विश्लेषण एक वीडियो में देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि जब हमारी आवश्यकताएं असीमित होती है तथा साधन सीमित होते हैं तो हमारे सम्मुख कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या का मतलब हो गया कि मुझे चाहिए, मान लीजिए कि एक बार में मुझे बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। मान लेते हैं कि एक जूता की ज़रूरत है, दूसरे चप्पल की ज़रूरत है, तीसरे कपड़े की ज़रूरत है, चौथे में 2 व्हीलर एक गाड़ी लेने की ज़रूरत है। अब मेरे पास जो है लगभग 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया। अब ये सारे चीज़ मुझे खरीदनी, तो जो गाड़ी है 2 व्हीलर वो 20,000 में तो आएगी नहीं, तो अभी इसे हम कुछ दिन के लिए स्थगित कर देंगे, बाकी चीज़ों को हम कपड़ा, जूता, चप्पल ये ले लेंगे। ठीक है, तो इसे हम चुनाव की समस्या बोलेंगे कि हम चुने कि चल इसको हम बाद में खरीदते, बाकी को इतना में खरीद के एडजस्ट कर लेते। तो ये हमारा चुनावी समस्या बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो रही है, आप भी बोर हो जाएंगे। सेकेंड वीडियो में फिर और क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण क्या है? तो सभी आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है अभाव। अभाव का मतलब हम सोचते रहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारा चीज़ अपने दिमाग में लाते रहते, सोचते रहते, सपना देखते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाकलापों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, उपभोग, उत्पादन और वितरण। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार रूप से क्वेश्चन बना करके। अगला क्वेश्चन है नीतियाँ किसे कहते हैं? जब हम आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु कोई उपाय सोचते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लान बनाते हैं तो उसे हम नीति कहते हैं। ठीक है, नीति बनाना, है ना, कि उसके लिए प्लान बनाना। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ ले, रट ले और समझ ले, ताकि फिर से दोबारा समझने या फिर से दोबारा कष्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना पड़े। और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, कौन से क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। उस चीज़ का वीडियो एक दिन बाद तुरंत आपको मिल जाएगी।